नमस्कार। पॉडकास्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और बहुत कुछ इंटरनेशनली हम लोग देख रहे हैं कि हो रहा है और ख़बरें इतनी आ रही हैं कि जिस पे चर्चा होना लाजमी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि G7 की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल आखिरी समय में बुलाए गए, लेकिन उसके बाद आगे क्या कुछ हुआ आपने वहाँ देखा कि G7 से आधी मीटिंग छोड़कर वहाँ से निकल गए डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पहुँचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने 35 मिनट तक टेलीफोन पर बातचीत की है। क्या बातचीत हुई, ये सारी बातें और G7 से क्या कुछ निकल के आ रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। प्रशांत टंडन जी हैं और समीरात्मज मिश्र जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। और प्रशांत जी, चर्चा की शुरुआत करें। G7 की हम बात कर रहे हैं और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि 35 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करके नरेंद्र मोदी से बात की है। तो अच्छी बात है, कम से कम दोस्ती बरकरार रहे, वरना लग तो यही रहा था कि दोस्ती टूट गई है। क्योंकि जब तब देखिए तो वो सीज़ फायर हमने करवाया, यही कहते हैं। और नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं यहाँ दब जाते हैं, दबाव में, प्रेशर में नज़र आते हैं। क्योंकि जैसे ही वो कहते हैं, इधर कांग्रेस और दूसरे दल के नेता कहते हैं कि आपने तीसरे को यहाँ शिमला समझौते का उल्लंघन क्यों किया, ये बात भी होती है। तो ज़रा समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या पहले G7 पे ही चलें कि G7 से क्या कुछ निकल के आते हुए आपको दिखाई देता है। क्योंकि G7 ने इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में भी इजराइल का साथ दे दिया है। G7 नेशंस ने दिया, राजीव जी। जी। कोई जॉइंट कम्युनिके जारी नहीं हुआ है, कोई साझा बयान जारी नहीं हुआ है। और साझा बयान जारी इसलिए भी नहीं हुआ कि उसमें यूक्रेन को लेकर विवाद है आपस में G7 कंट्रीज़ में, और वो अमेरिका के साथ नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को लेकर कि यूक्रेन को कहा जाए कि आप हमले बंद करो, तो यूक्रेन को लेकर जो है वो ट्रंप रूस को रिस्ट्रिक्ट करने वाला जो कोई क्लॉज था उस पर वो साइन नहीं करना चाहते थे। तो एक वजह ये भी है कि वो आनन फानन में उन्होंने निकल गए, अपना सूटकेस बांध लिया और चले गए जी। और दूसरी वजह ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट भी था। तो एक वजह तो ये भी रही है। बाकी जो आपने कहा कि विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ट्रंप की बातचीत हुई है, हाँ, 35 मिनट दोनों की बातचीत हुई तो है। अभी दोनों तरफ से डिटेल नहीं आए हैं कि क्या सीज फायर। अपने यहाँ क्या डिटेल जो है वो ये है कि 35 मिनट बातचीत हुई है। खासकर ये बातचीत 22 अप्रैल की घटना, जो पहलगाम की घटना है, उस घटना के बाद जो पहली बार बातचीत हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की थी, बताया था कि हमारे ऊपर ऐसा हुआ है और हम कुछ भी फैसला कर सकते हैं, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे हमला कर सकते हैं। तो ये सारी बातें दोबारा, उसके बाद पहली बार बातचीत है, दोबारा बातचीत हुई, उसमें ये तमाम घटनाक्रम का जिक्र आया है, साथ साथ ईरान और इजराइल का भी जिक्र आया है। ये सारी बातें हैं। एक बात उसमें और भी है, वो भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि नरेंद्र मोदी वहाँ जाएं, यहाँ से कनाडा से अमेरिका होते हुए जाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे पास अभी समय की कमी है, असमर्थता जताई है। इन दोनों फ़ोन कॉल के बीच में राजीव जी, हम सब जानते हैं कि ट्रंप 14 बार ये दावा कर चुके कि सीज फायर उन्होंने करवाया है। जी। अब क्यों हो बदले बदले हैं मिजाज नज़र आ रहे हैं। जी। देखिए, अब ट्रंप को समर्थन चाहिए दुनिया का, क्योंकि इजराइल प्रॉक्सी वॉर में था। अब ईरान के मामले पे अमेरिका सीधे आ रहा है जी। और वो रिजीम चेंज उसका उद्देश्य है। वहाँ पे वो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो हुई थी उसको ख़त्म करके वापस किसी न किसी तरह पुरानी रिजीम या कोई अमेरिका की पिट्ठू सरकार, उसका उद्देश्य कामयाब होगा नहीं होगा आगे हम लोग देखेंगे। अभी अमेरिका को ईरान के मामले में समर्थन की आवश्यकता है दुनिया भर में, इसलिए उन्होंने मोदी साहब को कॉल किया है। हालांकि एक चीज़ और भी है कि मोदी साहब को कॉल किया है
और तमाम चीज़ों की जानकारी अपडेट करते रहते हैं ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल के ज़रिए, या फिर उनका ऑफिस करता रहता है। इसकी जानकारी कई घंटे बीत जाने के बाद भी उन्होंने इसको सार्वजनिक नहीं की है कि बात की। हमारे यहाँ विदेश सचिव ने बाकायदा बयान जारी किया, पूरी डिटेल बताई कि क्या क्या बातें हुई, और उस संदर्भ में मध्यस्थता किसी ने नहीं की। जो दावा ट्रंप लगातार कर रहे हैं उसको उन्होंने खारिज किया है कि ये बातें हुई हैं कि किसी की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरा अनुमान जी। जो है समीर जी है, क्योंकि उनको ईरान के मामले में समर्थन चाहिए। हाँ, तो अब वो सीज फायर का दावा 15वीं बार नहीं करेंगे शायद। हाँ, अभी वही देखना है कि इस फ़ोन कॉल का कोई असर होता है या फिर नहीं होता है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर ईरान के मामले में चूँकि समर्थन की ज़रूरत है, जो कुछ भी चल रहा है वो अमेरिका वहाँ पर रिजीम चेंज करना चाहता है या उसकी क्या मंशा है, लेकिन प्रशांत जी जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है ना, जी जी। उसको देखते हुए एक अमेरिका के अंदर भी कहीं ना कहीं से डर ज़रूर है, क्योंकि उसको लग रहा है जिस तरह से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं और हिट कर रही हैं वो इसराइल के ठिकानों को। ईरान ने कहा भी है कि वो इसराइल का साथ देने वालों के साथ भी ऐसे ही करेगा। उनको लग रहा है कितने जगहों पर हमारे अपने सैन्य ठिकाने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम सीधे तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर इस युद्ध में शामिल हो जाएं तो क्या स्थिति बन सकती है। ईरान के हमले होंगे ही, निश्चित तौर पर होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, और अमेरिका में इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वहाँ बुरी तरीके से ट्रंप इस समय घिरे ही हैं, चाहे वो अपनी टैरिफ पॉलिसी हो या फिर इमिग्रेशन पॉलिसी हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब उनको इंटरनेशनली भी एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, और चुनौती जो है सबसे बड़ी मिल रही है वो इस लड़ाई से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनौती ईरान और इजराइल और इसमें अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि अमेरिका, ये अभी तक अमेरिका से जो बातें हो रही थी वो ट्रेड की बात हो रही थी, टैरिफ की बात हो रही थी, अब लड़ाई की बात हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस लड़ाई में अमेरिका अगर ईरान को 2-4 दिनों में बिल्कुल शांत कर देता है तब तो बात थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोहरा खतरा ये है कि इंटरनली डोनाल्ड ट्रंप अब कमज़ोर हो रहे हैं। पूरे 50 के 50 राज्यों में आप देख लीजिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ माहौल बना हुआ है, प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब अभी जाड़ों में राजीव जी, जी। संसद के, वहाँ की संसद के, कांग्रेस के दोनों सदनों के हर 2 साल वाले चुनाव इलेक्शन होंगे। है, बिल्कुल। और उन चुनावों के बाद नतीजे जो आएंगे वो दोनों सदनों में अनुमान है कि ट्रंप की मेजॉरिटी अब नहीं रहेगी, बिल्कुल। तो ये 2-4 महीने का ही खेल है। बिल्कुल, तो ये एक चिंता है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और पता नहीं वो इस बात को समझते हो ना समझते हो, लेकिन अभी उनको ज़रूर लगता हो कि मैं तो सर्वोपरि हूँ। नहीं, इसीलिए बहुत जल्दी सब चीज़ें कर रहे हैं, जल्दबाजी है टैरिफ को लेकर, ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर। और एक बात जो आपने, हम लोगों ने चर्चा भी की, इसराइल को लेकर राजीव जी बड़ा हाइप है मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में, हमारे मीडिया में भी और हमारे समाज में भी, खासकर अब आजकल। लेकिन उनका तो आयरन डोम तो ध्वस्त हो गया। अब इसराइल को पश्चिमी देशों का, अमेरिका का, यूरोप का पूरा समर्थन है, खुला समर्थन है। टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज़ में समर्थन है। उसकी गलत सही चीज़ों पर वो घर का, यूरोप का और पश्चिमी देशों का बिगड़ल बच्चा है, उसको पूरा समर्थन है। ईरान 30 साल से सैंक्शंस हैं उसके ऊपर, तमाम तरीके के सैंक्शंस हैं, मॉनेटरी सैंक्शंस हैं, ट्रेड के सैंक्शंस हैं, तमाम सैंक्शंस हैं। टेक्नोलॉजी उसको कहीं से मिलती नहीं है राजीव जी। उसके बावजूद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पश्चिमी देशों के लिए खतरा बना हुआ है। उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं। वो इजराइल के आयरन डोम को भेज करके उनकी मिसाइल मोसाद के हेडक्वार्टर पे हमला करती है। ये ईरानियन सोसाइटी की गहराई है कि वो इतने सैंक्शन के बावजूद अपने दम पर साइंटिस्ट पैदा कर रहा है, ऐसी मिसाइलें पैदा कर रहा है। उसका एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो 60% तक एनरिच कर रहा है यूरेनियम को। तो इजराइल
जो है वो दूसरे के दम पे है। ईरान, आप यूएसएसआर में रहे हैं जी। और आप देखिए कि वहाँ पे भी पश्चिमी देशों से कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं था। नहीं, सुई से लेके हवाई जहाज तक सब खुद बनता सब था। बनता था, बिल्कुल। और वही एक वही चीज़ वही एक चीज़ और भी है प्रशांत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतना एक तरह से आइसोलेटेड पूरी दुनिया से होने के बावजूद ईरान ने अपनी तकनीक इतनी विकसित की है। इसराइल, और ये अभी आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है जिसमें कहा है कि मुश्किल से 8-10 दिन और इसराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले झेल पाएगा। उसका जो डिफेंस सिस्टम है, उसकी जितनी क्वांटिटी है, उसके बाद फिर उसके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। तो ये लग रहा है कि इसको या तो बहुत लाइट वे में लिया इसराइल ने भी, अमेरिका ने भी, अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ट्रंप की धमकी के बाद जब उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर वाला ट्वीट उनका आया, उसके बाद फिर ईरान ने अपने तेज़ हमले कर दिए। और ये उसका जो फिर ईरान का ट्वीट आया वो खमेनेई का, वो बहुत हैरान करने वाला है कि उन्होंने उससे भी ज़्यादा तल्ख शब्दों में उनको धमकी दी है। ये दिखा रहा है और कहा भी है कि अभी तो जो कुछ है वो बिल्कुल झांकी है, अभी असली पिक्चर तो बाकी है। इस तरह की बातें कही हैं। तो क्या सच में गहराई समझ नहीं पाए ईरान की, या फिर कुछ और कारण है नहीं, यहाँ पे कि मुझे दबाव लगता बनाने है- की नहीं, कोशिश मुझे हो रही लगता है कि इजराइल को जिस ढंग से पहले से प्रचारित किया गया कि इजराइल हाँ। अब सैन्य पावर का हब बन चुका है, अमेरिका का जबरदस्त साथ है, इंटेलिजेंस को लेके इतना हाइप क्रिएट किया गया, इंटेलिजेंस मोसाद को लेकर, हाँ। मोसाद को लेकर हाइप क्रिएट किया गया। ये सब कुछ एक्सपोज हो गया है। देखिए, ईरान पे हमला तो आज किया है, 5 दिन, आज 6वां दिन है जी। लेकिन इससे पहले जब आप हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ लड़ाई कर रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट, लेकिन वो भी ठीक ठाक तबाही मचा चुका है। हाँ, जबकि हमास कोई देश नहीं है, कोई देश नहीं है, हाँ। उसके पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक तंजीम है। तंजीम है, बिल्कुल। और उनके पास हद से हद सबसे बड़ा वेपन उनके पास होगा तो वो कुछ शॉर्ट रेंज मिसाइल या रॉकेट होंगे। हाँ, उसी से वो हमले करते हैं। और उसमें भी 8 महीने लगा दिए ना। ईरान के पास तो एक फुल फ्लेजेड एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, उसका एक न्यूक्लियर देश है, प्रोग्राम है, एक देश है, देश है। और एक सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन है, और बहुत पुराना सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया है। बिल्कुल। तो ये आप सही कह रहे हैं कि वो मेसोपोटामिया शायद इराक है, इराक, हाँ इराक है। लेकिन फिर भी ईरान अपने आप में और चूंकि वो एरिया वही है तो ईरान कह सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ईरान एक देश के नाते, और ये तो ईरान के सामने अब इजराइल को ये समझ में आ रहा होगा कि हम अभी तक बहुत हल्के में ले रहे थे, और इसीलिए अमेरिका के साथ लगातार ये लगा हुआ। अमेरिका अगर आज साथ न दे, अगर डोनाल्ड ट्रंप शांति वार्ता की पहल भी ना करें और साथ भी ना दें, तो इजराइल और ईरान में देख लीजिए क्या होता है। जी। बिल्कुल, उसको तो पूरी तरह से वो लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के सपोर्ट पर है ही है, वो यूरोपियन कंट्रीज। जरा मोदी जी के बारे में और चर्चा जी। कर ले हम लोग कि हाँ। G7 में गए थे, फिर आपने कहा कि इनवाइट उनको मिला और बहुत देर में मिला, इनवाइट मिला, हाँ देर में मिला, और देर में शर्तों क्यों? पर मिला है, ये भी रिपोर्ट्स हाँ, आई। वो शर्त हम लोगों ने न्यूज़ पॉइंट में चर्चा भी की थी इसकी, जो यहाँ मीडिया में कम आ रही है। कल इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा कि हेडलाइन जी। थी और लीड स्टोरी थी एक्सप्रेस की, और हम लोग 3 दिन पहले इसकी चर्चा कर कर चुके चुके थे। हैं, वीडियो बना चुके हैं उस पर। और वो ये मसला था कि कनाडा अब मोदी जी के साथ अलग से जो बातचीत हुई है उनकी, और कोई समझौता भी हुआ है, वो है इन्फोर्समेंट डायलॉग। ये नई चीज़ आ गई है, और वो फोकस तरीके से निज्जर की हत्या पर हुआ है, और निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा का सीधा आरोप भारत इंडिया पे। सरकार और इंडियन एजेंसीज के ऊपर है। जी, तो यानी अब वो भारत की एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी कनाडा को तय करने की छूट होगी। होगी इस निज्जर के मामले में, कम से कम। ये मोदी जी का जो इनवाइट का शर्त थी उसका समझ में ये आ रहा है मुझे। और बाकी तो फोटो ऑफ है,
G7 के आप मेंबर नहीं थे। और एक मोदी जी वहाँ पे और कई बार कह चुके हैं ग्लोबल साउथ। ये ग्लोबल साउथ क्या है भाई? ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है। ग्लोबल साउथ, देखिए नॉन अलाइंड मूवमेंट नेहरू, नासिर, टीटो ने किया। ये विजनरी नेता थे। उन्होंने गरीब देशों को लेकर भी एक पावर सेंटर बना दिया था। इंदिरा गांधी ने उसको और वो किया, बलवान किया। ये स्टेट्समैनशिप थी बिल्कुल नेहरू की, टीटो की और नासिर की। उसको रेप्लिकेट अगर आपको करना है, उसकी एक कोई नकल बनानी ग्लोबल साउथ करके, तो उस वैसी स्टेट्समैनशिप होनी चाहिए। अब ग्लोबल साउथ में कोई टैरिफ का ट्रीटी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई कॉमन इंटरेस्ट। केवल ये है कि आप गरीब हैं और आप ब्रिटिश किसी न किसी कॉलोनी रहे कभी। प्रशांत जी, सिंपल सी बात है कि अगर जो है, हाँ, जैसे सार्क है, नरेंद्र मोदी आए थे सार्क कंट्री, जब पहला ओथ सेरेमनी आप याद कीजिए, सार्क कंट्री तो बुलाया, सारे राष्ट्राध्यक्षों को आपने बुला लिया, नवाज शरीफ तक को बुलाया, सब आए थे, सबने आपका सम्मान किया। ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं किया। आज सार्क कंट्रीज कहाँ हैं? आप ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, रोज एक नया आप टर्मिनोलॉजी लेके। अच्छा, मैं ग्लोबल साउथ की बात पे राजीव जी आता हूँ, तो ग्लोबल साउथ में तो ईरान है, इजराइल नहीं है। हाँ। तो आप कहाँ हैं? आप कहाँ? आप ग्लोबल साउथ में हैं कि ग्लोबल नॉर्थ में? नॉर्थ में। ये एक्चुअली पूरे उसमें देखा जाए तो विदेश नीति बड़ी कंफ्यूज्ड सी लग रही है, और यही बार बार ये सवाल उठ रहे हैं। उसका नतीजा भी दिखाई पड़ा कि पाकिस्तान के साथ जब आमना सामना हुआ तो साथ में कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। कनाडा के साथ जो रिलेशंस हैं कि अगर आप इनविटेशन आपके पास आ रहा है, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को इनविटेशन कुछ शर्तों के आधार पर आ रहा हो, और प्रधानमंत्री की यात्रा का वहाँ देश के संसद में विरोध हो रहा हो, तो ये कितनी हैरानी की बात है। ये निश्चित तौर पर ये फेलियर है विदेश नीति का भारत की, और वो इसीलिए है क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो ट्रेडिशनल हमारी विदेश नीति है कंफ्यूज्ड। उससे आप कुछ थिंक टैंक के लोग और कुछ जो अखबारों में कॉलम लिखने वाले लोग हैं, इन्होंने ये ग्लोबल साउथ का सिगुफा चलाया हुआ है। क्या ग्लोबल साउथ की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फ्रेमवर्क है, कोई कॉमन इंटरेस्ट है, कोई टैरिफ रिजीम है, इसका कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है? उसमें जापान नहीं है, साउथ कोरिया नहीं है, नहीं है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और एशिया कंट्रीज़ हैं। तो इसमें क्या मतलब, चाइना भी है वहाँ पे और भारत भी है, पाकिस्तान भी है। अब बता लीजिए कि ये ग्लोबल साउथ का क्या किया जाए। और दुनिया में ये क्या करेंगे? कौन सा एक पावर सेंटर बनाएंगे या फिर कोई इकोनॉमिक फोरम बनाएंगे? नेहरू जैसी स्टेट्समैनशिप चाहिए उसके लिए, बिल्कुल, उसको कोई शेप देने में। जी, आप भाषण देते रहे ग्लोबल साउथ और हेडलाइन बनती रहे, और कोई थिंक टैंक के लोग जो है वो कॉलम लिखते रहे आके, उससे ग्लोबल साउथ नहीं बन जाएगा। नहीं, सही बात है। G7 ओवरऑल, G7 में एक बात और भी आई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया को इससे बाहर करना ये ठीक नहीं था। और साफ उसमें ओबामा का नाम लिया, जस्टिन ट्रूडो का नाम लिया, क्योंकि उस समय और कनाडा में ही मीटिंग थी। तो रशिया को आपने अलग कर दिया, बाहर कर दिया, ये ठीक नहीं था। और ओबामा पे उन्होंने किया कि नहीं करना चाहिए था। हमेशा कोसते हैं अपने पूर्ववर्तियों को डोनाल्ड ट्रंप, अपने नरेंद्र मोदी की तरह, वो वहाँ पर भी है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या G7 में एक मत हैं लोग? आप डोनाल्ड ट्रंप का चले जाना, अचानक उठ के चले जाना, ये भी मायने रखता है। फिर नाटो को कमज़ोर करना, ब्रिक्स को कमज़ोर करना, क्वाड की तरफ अमेरिका देख रहा है, ये तो दिखाई देता है। लेकिन जितने भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ख़ासकर ब्रिक्स में पिछले दिनों जिस ढंग से भारत का रोल रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज़ ने अभी ईरान और इज़राइल मामले पे और इज़राइल और फ़लस्तीन मामले पे ब्रिक्स कंट्रीज़ ने जो वहाँ अपनी बात रखी है, जिस ढंग से किया, ब्रिक्स कंट्रीज़ ने युद्ध विराम के लिए, गज़ा पट्टी में युद्ध विराम के लिए ब्रिक्स कंट्रीज़ ने वहाँ उसके पक्ष में वोट दिया, भारत अलग हो गया। उनका जो स्टेटमेंट आया ब्रिक्स का, उससे भी भारत अलग हो गया।
तो आप क्या अमेरिका के इशारे पे चल रहे हैं जब वो अलग हो रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ब्रिक्स को कमज़ोर करूंगा। ब्रिक्स कंट्रीज ने पहले अपनी करेंसी की बात की थी, याद कीजिए। जी तो जब करेंसी की बात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ लगाऊंगा, और शुरुआत यहीं से हुई है। देखिए राजीव जी, ब्रिक्स को लेकर अमेरिका बहुत समय से, ओबामा भी चिंतित चाहते है ये थे लोग। कि ब्रिक्स जो है कमज़ोर किया जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की। मुझे याद है कि एक बार ब्रिक्स के यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की बैठक थी और ब्रिक्स के नेशंस अलग एक कमरे में बैठ के मीटिंग कर रहे थे और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक ओबामा वॉक करके गए उस मीटिंग में अंदर। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे उसमें और चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे और ब्राज़ील, मेंबर कंट्रीज ब्रिक्स जी। के थे। तो अमेरिका को खटकता रहा है ब्रिक्स, और अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए ब्रिक्स का जन्म हुआ है। एक प्रेशर ग्रुप बना। रशिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका, ये तो मेन कंट्रीज हैं उसमें। तो इसलिए ब्राज़ील है। और इस बार ब्राज़ील में फिर से मीटिंग होने जा रही है ब्रिक्स कंट्रीज़ की। लेकिन भारत का रोल यहाँ भी देखा जाएगा। भारत, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, स्ट्रेटेजिकली भारत कंफ्यूज्ड है। अपनी विदेश नीति में भारत कंफ्यूज्ड हो गया है और अभी भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। ये हमारे आपके सब, यहाँ के नागरिकों के लिए चिंता का विषय है। जाएँ तो कहाँ? हमारे साथ आप चले गए साइप्रस ने, आप ही कल बोल रहे थे, साइप्रस ने क्या आपका समर्थन किया? या आप ही कह रहे थे कि समर्थन किया कि आपने जो पाकिस्तान के ऊपर किया वो अच्छा था, आतंकवाद में हम आपके साथ हैं, चलिए आप। साइप्रस बहुत छोटा सा देश है, 13 लाख का पॉपुलेशन है, सब कुछ है, लेकिन तो इसलिए आपको किस कंट्री में विजिट करना है? ये अगर प्राथमिकता है विदेश नीति की कि पहला भारत का प्रधानमंत्री जो साइप्रस गया, तो आप अंटार्कटिका भी चले जाइए। ये कोई पैमाना नहीं हो सकता कि आप नहीं, पहला नहीं, मतलब वो रिकॉर्ड भी नहीं बन पाते। मतलब एक चीज ये है कि 2 दशक बाद कोई प्रधानमंत्री गया है, तो आप ये रिकॉर्ड अगर बनाने के लिए टैक्स पेयर के पैसे से जा रहे हैं जिसकी कोई स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और टर्की के साथ आप कह रहे, टर्की के साथ जैसे ईरान के साथ हमारा एक पारंपरिक संबंध रहा, वैसे टर्की के साथ रहा है। आज से नहीं, हमारे देश में भी आप, और उस समय से ऑटोमन गणराज्य के समय, तो वो उस समय और इस समय, मतलब एक जो दिल्ली में कमाल अतातुर्क मार्ग है, और क्या, बिल्कुल जो टर्की के फादर ऑफ नेशन है। हाँ, तो वो रहा है, हमारा संबंध वैसा रहा है। आप टर्की को कब तक बाहर रखेंगे? किस बिना पे? आपको योजना, क्या नीति आयोग है, अब नीति आयोग की बैठक होती है, उसमें नीति आयोग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आगे बढ़ाई जाए उसके लिए टर्की का उदाहरण देता है, और वो भी इसके बाद देता है उदाहरण, एग्जाम्पल। तो इसलिए कंफ्यूज्ड हैं, लगता है कि अलग अलग पॉइंट्स में। हम लोग तो ये एक 20 मिनट का एक छोटा सा पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की विदेश नीति पे अगर पॉइंट वाइज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हिसाब से बात की जाए ना, तो यहाँ 90% कंफ्यूज्ड है हमारा विदेश अब नीति का। या तो कंफ्यूज्ड है, या तो प्राथमिकताएं जो हैं अलग हैं कि प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। व्यापारिक प्राथमिकताएं, कुछ खास उद्योगपतियों के लिए प्राथमिकताएं। अगर विदेश नीति का पैमाना ये है, उद्योगपतियों के दम पे आप देश को ठिकाना नहीं लगा सकते ना। यही सबसे बड़ी बात है, आपने देश को ठिकाना लगा दिया। क्योंकि हमेशा ये आरोप लगते हैं कि जहां भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है वहां कुछ उद्योगपतियों के हित की बात होती है और वो सामने आ जाता है, दिखता है। तो अगर उसके आप नाम लेके कहें ना, जी अडानी सीधे सीधे, तो कई बार उस पर आरोप लगे हैं, भाई संसद में बातें उठी हैं। साइप्रस के गोल्ड पासपोर्ट होल्डर है। हिंडनबर्ग में नाम आया था इस बात, उनकी कंपनी वहां से रजिस्टर्ड है। तो प्राथमिकताएं अगर विदेश नीति की इस तरह से इस आधार पर तय होंगी तो फिर उसका रिजल्ट यही आएगा कि जब जरूरत पड़ेगी और हमारे कोई आसपास पड़ोसी देश भी हमारे साथ ही नहीं रह जाएंगे, जो दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत कुछ है, इस पॉडकास्ट को यहाँ समाप्त करते हैं। जी।
बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा, और खासकर विदेश नीति पे जितनी चर्चा की जाए कम है। मुझे लगता है कि मोदी जी समझाए कि ग्लोबल साउथ क्या है। क्या है, बिल्कुल। ग्लोबल साउथ क्या है। हेडलाइन बहुत अच्छी लगती है, सुनने में अच्छा लगता है ग्लोबल साउथ, लेकिन ये है क्या। बिल्कुल। और इसमें ईरान भी है, इसमें ईरान के साथ है कि इजराइल के साथ है आप। बिल्कुल, ये भी बताना होगा कि आप किसके साथ हैं। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, और बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों इस कार्यक्रम को जो आप सुन रहे थे, इस पॉडकास्ट को सुन रहे थे, देख रहे थे, आप सबका भी शुक्रिया। पसंद आए तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल ऐसे, जो बातचीत हम लोग ड्राइंग रूम में करते हैं वैसी बातचीत आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिसमें बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है जो निकाल कर समाज में और भी लोगों के बीच बांटना चाहिए। तो शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।